Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter atoms. और आज के लेक्चर में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं, स्पेसिफिकली यदि मैं बात करूं तो एनर्जी के ऊपर। किसके ऊपर? एनर्जी के ऊपर हम लोग आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। सो देखो, मेनली यदि मैं बात करूं तो हमारे पास में जो एनर्जी होती है वो दो तरह की हम लोगों को बात करनी है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। और जो भी फॉर्मूलाज यहां पर निकल के आने वाले हैं उनको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सीधा सीधा सवाल उठ के इस पे बन सकता है। ओके, और यदि मैं स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे यहां पर, और छोटी सी प्यारी सी हेडिंग है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इन nth ऑर्बिट। ओके, अब देखो हम लोग जानते हैं कि भैया देखो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है। मैंने बोला यस। यदि हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और वो m मास वाला इलेक्ट्रॉन किसी तो भी ऑर्बिट के अंदर में चक्कर लगा रहा है और उस समय उसकी स्पीड यदि v है, तो हमारे पास में जो कन्वेंशनल मेथड है उसके अकॉर्डिंगली काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है हाफ एम वी स्क्वायर। कितनी लिखी जाती है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां पर बस सवाल उठता है, वो सवाल ये है कि यदि मैं यहां पर v का फॉर्मूला पुट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। और v का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्या सब लोगों को v का फॉर्मूला याद है? याद है या नहीं है? याद होना ही चाहिए, नहीं है तो परेशानी हो जाएगी बेटा। तो यहां पर हम लोग पुट करते हैं v का फॉर्मूला, और ये होता है ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू जेड बाई एन। इंटू जेड बाई एन सही लिखा है ना? ओके, चलो अब इस वैल्यू को उठा के यहां पर पुट कर दीजिए। जैसे ही आप ये छोटा सा काम करेंगे तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ इंटू एम इंटू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच जेड बाई एन का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ऐसे ही चल रहा है, बिल्कुल एकदम सिंपल सिंपल भाषा में मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल भी आपको कहीं भी डिफिकल्टी यहां पर फील नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। मैंने बोला ठीक है, चलो भैया पुट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ कैंसलेशन वैंसलेशन होता है क्या, क्या होता है, जरा इस पे हम लोग देखते हैं। तो क्या मिलेगा मुझे? तो हम लोगों को मिलेगा कि भाई देखो, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ इंटू एम। देखो अब यहां पर जरा हम लोग चालू करते हैं। देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4 इंटू 2 करोगे तो 8 आएगा। और ऊपर में देखो ये एम ई स्क्वायर बनते हुए नजर आ रहा है, नहीं इसका भी स्क्वायर है मतलब 4 आएगा। तो आपके पास में बनेगा m इंटू ई टू द पावर 4। देखो ऐसे एक एक करके बनाइए। 2 टू द 4 टू द 8, आपने लिखा 8। अच्छा आगे बढ़िए, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कीजिए। देखो जो मैं कर रहा हूं वही आपको भी करना है, कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। तो आपने बोला एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये डेटा आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और h का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपके पास में आएगा h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ये आपके पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। कितना आ गया? एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये आपके पास में आई है काइनेटिक एनर्जी। ओके ठीक है, अब हम लोगों को ऐसे ही कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल एनर्जी। अभी तो देखो, अभी तो आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन पूछ लेते हैं। और सही बता रहा हूं मैं आप लोगों को, हम लोगों को ये ई की पावर कितनी है, एच की पावर कितनी, उसी में घुमाता है। और क्या घुमाएगा इसके अंदर में? 8 की जगह 4 रख देगा, 4 की जगह 2 रख देगा, ऐसे ही कुछ चीजें घुमाएगा, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब यहां पर हम लोगों को इसके बाद में छोटी सी जो हेडिंग डालनी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी की जब कभी भी बात करी जाती है तो होता यह है कि यदि कोई दो चार्ज पार्टिकल है, उनका जो सिस्टम बनता है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है। तो हम लोग, मैं पहले आपको बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है कि यदि आपके पास में एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यदि r हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं U बराबर, या P बराबर भी लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R12। R12 का मतलब है Q1 और Q2 के बीच की दूरी। और जब यहां पर चार्जेस को रखा जाता है तो हम लोग उनके साइन के साथ में, उनका जो चिन्ह है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, उसके साथ में वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं। इस बात को आप लोगों को पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, एकदम बेसिक बात है। अब देखो ये फॉर्मूला यदि आता है तो आपका काम हो गया। बाकी मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको डिटेल में पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए, बट एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि भैया ये फॉर्मूला यहां पर काम आया है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बेसिक सा फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। अब यहां पर देखिए, जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो तो हो क्या रहा है कि आपका सेंटर में है न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ कोई तो भी एक इलेक्ट्रॉन है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही चर्चा कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि यहां पर यदि मैं वैल्यूज को पुट करना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 एक चार्ज है। तो देखो न्यूक्लियस में Ze चार्ज है। Ze क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? Z, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने उसमें प्रोटॉन होंगे और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो मैंने लिख दिया Ze इंटू कौन है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो मैंने इसे लिख दिया -E अपॉन R12 इज द डिस्टेंस। तो देखो न्यूक्लियस से लेकर के ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है, क्या वो रेडियस के बराबर होगी? तो यस बेटा, वो रेडियस के बराबर होगी। तो मैं इसे Rn से रिप्रेजेंट कर देता हूं, मैंने यहां पर पुट कर दिया है। क्लियर है? चलो आगे पेज में बदल रहा हूं, फटाफट से यहां तक लिख लिया होगा तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो साथ साथ में आगे बढ़ते चले जाइए, बिल्कुल भी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो आपने बोला ठीक है, तो हमने मान लिया पोटेंशियल एनर्जी को P लिख दीजिए, U लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Ze² डिवाइडेड बाई Rn। अब यहां पर परेशानी ये है कि भैया अब आपको यहां पर Rn दैट स्टैंड्स फॉर रेडियस, जो आपको रेडियस की वैल्यू बताता है, रेडियस का फॉर्मूला आप लोगों को यहां पर पुट करना है। अब कितने लोग, कई लोग ऐसे होंगे जिनको रेडियस का फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो उनको रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैसे स्टार्ट करते हैं? रेडियस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट H² से ना। सो यस, पुट कर दीजिए Rn बराबर एप्सिलॉन नॉट H² n² डिवाइडेड बाई पाई me² Z। सही लिखा है क्या? एक बार चेक कर लेना बेटा। एप्सिलॉन नॉट H² अपॉन पाई me² इंटू Z, ये आपका रेडियस का फॉर्मूला है। इसे मैंने उठा के यहां पर पुट कर देना है। तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट H² n² होल डिवाइडेड बाई, देखो ये पूरा डिवाइड यहां पे चल रहा है, उसके नीचे ये है पाई me² Z। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर वाली टर्मिनोलॉजी है इनको ऊपर लेके आ जाइए, इनको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, तो आप पाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो लिखी जा रही है P बराबर वो क्या हो जाएगी। देखो कुछ कटने लायक है क्या यहां पर? पाई से पाई कट रहा है। काइनेटिक एनर्जी में पाई नहीं आया था क्या? हाँ नहीं आएगा, फिर ठीक है। मैं लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ गड़बड़ी रह गई हो। ओके, तो अब आप देखो इसको ऊपर लेके जाओगे तो me⁴ हो जाएगा, क्योंकि ये E² है। देखो ये E² है, ये Z है, Z ऊपर जाएगा, ये Z² बनाएगा, E² का e⁴ बनेगा। तो आप लिखेंगे तो आएगा m इंटू e⁴ Z² डिवाइडेड बाय, नीचे देखो क्या हो जाएगा, 4 तो एज इट इज है, मैंने लिख दिया 4 एज इट इज। अब आगे देखिए, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई करोगे तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बनेगा। आपने बोला बिल्कुल सही बात है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बनेगा। साथ में देखिए H² है और n² है, तो आपने H² n² लिख दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में बन रही है me⁴। अच्छा, माइनस साइन और चल रहा है साथ में भैया, उसको मत भूल जाना। 4 एप्सिलॉन नॉट H² इंटू Z² बाई n²। तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। अब मैं यहां पर आपको क्या करता हूं, अब आपकी नोटबुक आपके पास में तैयार होगी, यस, उसके अंदर आपने काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला लिखा होगा
इसको और इसको देखिए, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को, अब पोटेंशियल एनर्जी का तो ताजा ताजा निकाला है, उसको देखिए तो क्या आप पाएंगे कि भैया आप पा रहे होंगे कि वहां पर भी एम है, यहां पर भी एम है, वहां e⁴ है, यहां पर भी है, वहां h² है, यहां पर भी है, वहां ε0 का स्क्वायर है, यहां पर भी है, वहां z² है, यहां पर भी है, वहां n² है, यहां पर भी है। डिफरेंस है सिर्फ 8 का, वहां पर 4 था, यहां पर 8 है। दूसरा वहां पर माइनस साइन था, यहां पर माइनस साइन नहीं है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? मैंने बोला यस, समझ में तो आई। अच्छा, अब सोचिए यदि मैं दोनों साइड में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है इसके अंदर मैं दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या कर देता हूं? 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या अभी कर लूं क्या? चलो अभी कर लेता हूं, खत्म करता हूं कहानी को। तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू m e⁴ डिवाइडेड बाई 8 ε0 h² z² बाई n² और माइनस का 2 साथ में चल रहा है। 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तभी देखो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो 2 4 जा 8 नीचे बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैंने बोला यस। तो अब आप जरा यहां पर देखिए मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर कि इतनी वाली जो वैल्यू है वो है काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आपके पास में रिलेशन बन के आएगा कि भैया पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें -2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। जो भी काइनेटिक एनर्जी आई है उसमें -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने स्टेटमेंट बोलते समय कोई गलती तो नहीं की थी? एक बार चेक कर लेना भैया। यहां पर आप देखिए क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर में -2 से मल्टीप्लाई करना है, आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। क्योंकि देखो अब मैं क्या बोल चुका था मुझे नहीं याद है, हो सकता है मैंने उल्टा बोल दिया हो कि भैया पोटेंशियल में 2 से मल्टीप्लाई करो काइनेटिक मिलेगी। तो हो सकता है ये गलती हो गई हो जो मुझे नहीं पता लगी हो, इसलिए मैं वापस से रिपीट किया हूं और आपके सामने लिख के रखा है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। 3 बार रिपीट कर चुका हूं, अब इससे ज्यादा रिपीट हम लोग नहीं करेंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे सवाल बनते हैं। कैसे सवाल बनते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसके nth ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो आंसर आएगा -20 जूल। खत्म, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड में आंसर निकल के आ जाता है। उंगलियों पे पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यही सवाल स्टूडेंट्स बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, और कई बार ऐसे रिलेशन आते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, प्लस माइनस को इधर उधर घुमाएगा, 2 को उधर उधर घुमाएगा। 2 ही चीजें घुमाने के लिए उसके पास में 4 ऑप्शन इजीली क्रिएट किए जा सकते हैं। तो सही ऑप्शन का चुनाव आपको करना है। ओके, अब यदि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दे और काइनेटिक एनर्जी पूछे, तो मैं आपको बता दूं एक बात आपको ध्यान रखनी है। वो चीज ये है कि ड्वेल नेचर में भी हम लोग ये बात पढ़ गए, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ऐसा नहीं कि भैया पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन की कैसी सिचुएशन है, कहां पर इसके बारे में चर्चा की जा रही है। बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो और काइनेटिक एनर्जी पूछी हो तो क्या करेंगे? जैसे मैंने बोला कि आपसे पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो nth ऑर्बिट में है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी -2 जूल दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? तो बोलो फटाफट से, कितने लोगों का आंसर आ गया? 1 जूल कितने लोगों का आ गया? सबका आ गया, सही है। अच्छा, मैंने इसी सवाल को बोला कि भैया मतलब देखो आपने क्या किया कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर आपने लिखा -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। मैंने सवाल में पोटेंशियल एनर्जी दे रखी थी, तो आपने लिखा -2 बराबर -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ गया 1 जूल। ठीक है, अब एक और सवाल। अब मैंने इस बार बोला, ये गलती होती है मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं और कुछ नहीं है। मैंने बोला कि सर जी पोटेंशियल एनर्जी इस बार 2 जूल है, प्लस की है, तो अब बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो आप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कई लोग करने वाले हैं ये गलती, इसलिए मैं अभी से समझा रहा हूं। तो आप लिखोगे 2 बराबर -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो आपको काइनेटिक एनर्जी का आंसर मिलेगा -1 जूल। और माय डियर स्टूडेंट, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। काइनेटिक एनर्जी का आंसर सही वाला आएगा 1 जूल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रिलेशन को ध्यान में रखते ही
जो मैंने यहां पर बताया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इसके साथ ही साथ में हम लोग जो रिलेशन याद रखते हैं वो कुछ इस प्रकार से रखते हैं, मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा कि मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। मॉड का मतलब क्या है कि यदि नेगेटिव भी दे रखी है तो भी आपका पॉजिटिव यूज कर लोगे, और पॉजिटिव दे रखी है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बस सीधा सीधा 2 से डिवाइड कर दीजिए और नंबर पे फोकस कीजिए। किस पे फोकस कीजिए? नंबर पे फोकस कीजिए, उसके साइन पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बात समझ में आ गई? दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग यदि यहां पर बात करते हैं तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो हमें मिलती है टोटल एनर्जी। तो हम लोग बात करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो भैया टोटल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी और प्लस का पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। तो ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। देखो कहां गया, काफी पीछे चला गया। ओके ठीक है, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करो, वहां से पोटेंशियल की पुट करना है और सॉल्व करना है। तो क्या आएगा बताओ जरा। आप लिखोगे m e⁴, थोड़ा सा लेफ्ट और सरका के लिखता हूं। आपने लिखा m e⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट h² z² बाई n² प्लस का -m e⁴ अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² z² बाई n²। ये आपके पास में समेशन आ गया। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या कॉमन दिख रहा है, पहले उतना कॉमन निकाल लीजिए। तो आप पाएंगे कि आपको मिलेगा m e⁴ डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट h² z² बाई n²। ये मिल रहा है कॉमन। तो देखो यहां पर 8 की जगह ये बच जाएगा 1/2, ये माइनस, ये आएगा 1। ठीक है, 1/2 माइनस 1, आधे में से एक गया, क्या बचेगा? माइनस का आधा। तो आपके पास में मिलेगा m e⁴ डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट h² z² बाई n² इंटू माइनस का 1/2। ओके, सो यहां पर जरा एडजस्ट कीजिए, माइनस को लगा लीजिए, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिलेगा टोटल एनर्जी बराबर, टोटल एनर्जी बराबर मिलेगी माइनस का m e⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² इंटू z² बाई n²। अब कई लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि सर जी ये तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है। यस बेटा, टोटल एनर्जी आपकी यहां पर नेगेटिव आ रही है। ये जो टोटल एनर्जी जब नेगेटिव आ जाती है किसी सिस्टम की तो उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसको मैं समझाऊंगा यहां पर। उससे पहले एक पॉइंट और पूछता हूं, ये जो टोटल एनर्जी आपने निकाली है वो किसकी निकाली है? एटम की या इलेक्ट्रॉन की? तो ये आपने टोटल एनर्जी निकाली है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन, कोई एक ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर है Z और उसके nth ऑर्बिट में आपने घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकाली है और ये आई है नेगेटिव। जब कभी ऐसा होता है कि टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर पार्टिकल है दैट इज बाउंडेड टू समथिंग, दैट इज बाउंडेड टू समथिंग, मतलब वो किसी चीज से बंधा हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहीं पे समझाता हूं। देखो क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहा है। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस, यस और नो, and here the electron is bounded with the electrostatic force of attraction। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रेजेंट है, इनके कारण ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बंधा हुआ है। ये भाग के नहीं जा सकता, ये भाग के नहीं जा सकता। ये तभी भाग सकता है यदि आप इसको कॉम्पनसेट कर दो, मतलब इतनी एनर्जी कहीं से दे दो तो ये भाग जाएगा, लेकिन उससे पहले ये कहीं भागने वाला नहीं है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अनंत काल तक इसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते रहेगा, अनलेस एंड अनटिल उसको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मैग्नीट्यूड में मिल जाए तो बात अलग है, अदरवाइज तो ऐसा ही होगा। क्लियर है? अब यहां पर एक और अच्छा सा प्यारा सा रिलेशन आता है, वो ये है कि देखो ये वाला जो हिस्सा बन रहा है क्या ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर था? मैंने बोला यस।
तो इसको माइनस इधर लेके चले जाइए, तो आपको रिलेशन मिलेगा काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस टाइम्स टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और यदि मैं बोलूं ज्यादा अच्छे तरीके से, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, माइनस कर दीजिए उसको। मतलब देखो इस रिलेशन को ऐसे अच्छे से समझ में आएगा कि भैया काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी दे रखी है तो मॉड ले लीजिए। और आपके पास में टोटल एनर्जी निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो आपको माइनस मल्टीप्लाई कर देना है, दैट विल बी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसे निकालनी है, यदि काइनेटिक दे रखी है तो माइनस का मल्टीप्लाई करके। तो इस वाले रिलेशन से ज्यादा अच्छे ये दो रिलेशन है। क्या, टोटल एनर्जी क्या होगी, माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। क्या ये समझ में आए दो रिलेशन? ऊपर वाला रिलेशन हमें मिल रहा है, बेसिकली देखो तो ऊपर वाला भी नहीं मिल रहा है, टोटल एनर्जी बराबर माइनस टाइम्स के ही मिल रहा है। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं कई बार और गलत कर बैठते हैं। तो माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी मिल तो यही रहा है, काइनेटिक में माइनस का मल्टीप्लाई करिए, टोटल ही मिल रहा है, मतलब यही वाला मिल रहा है। तो ये दोनों जो रिलेशन है, ये दोनों रिलेशन आप लोगों को याद आने होने चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया थोड़ी देर पहले, वैसे सवाल यहां पर फिर से बन जाएंगे। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में फिर से रिलेशन बता सकता हूं, क्योंकि मैं टोटल एनर्जी के बारे में जानता हूं। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो रिलेशन, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले काइनेटिक और पोटेंशियल के रिलेशन सीखे थे कि नहीं सीखे थे? यस। तो वहीं से यहां पर आपके पास में ये रिलेशन भी बन जाएंगे। यदि मैं बात करता हूं टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी जो आएगी वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा आएगी। जितनी पोटेंशियल होगी उससे आधी क्या होगी, टोटल होगी। यस, समझ में आ रहा है? ई एन और ये यू एन या पी एन, देखो जनरली क्या होता है, यू वर्ड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कई बार पी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चैप्टर बदलता है वैसे हम लोग सिंबल्स को भी बदलना चालू कर लेते हैं। तो कई बार यू लिखा हुआ मिलेगा, कई बार पी लिखा हुआ मिलेगा। जैसा भी लिखा हुआ मिले उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात आप लोगों को पल्ले पड़ी है? कई लोग बोलेंगे ये पल्ले पड़ना का मतलब क्या होता है, समझ में आया क्या? समझ में आया? यस, श्योर हैं आप लोग? अच्छी बात है। चलो अब हम लोग इसमें ना थोड़ा सा खेल खेलते हैं। क्या खेल खेलते हैं? हम कुछ चीजों को मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करेंगे और एडजस्ट करेंगे। यस और नो? अच्छा, अब वो क्या है कि भैया देखो हम लोग क्या करते हैं, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला फिर से लिखते हैं। याद करो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है क्या, तो ई एन बराबर आएगा माइनस का एम इंटू ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। ये लाइन काफी बड़ी हो गई, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। सही लिखा है कि गलत लिखा है, पहले तो ये चेक कर लीजिए, ये चेक करना जरूरी है। देखो बाद में ऐसा नहीं हो जाए कि मेरे से कहीं एक आधा स्टेप रह गया हो, कोई एक आधा सिंबल ही यूज करना रह गया हो, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देते चलिए। दूसरी बात, कई बार आपको एच और एन में डिफरेंस नहीं समझ में आए, इसलिए जो मैं बोलता हूं उस पर भी फोकस करना है। सोना नहीं है, जागते रहना है। बात समझ में आ रही है? एकदम सिंपल टॉपिक चल रहा है, आसान टॉपिक है एकदम। केमिस्ट्री में सब कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, बस मुझसे आप एक बार और सीख रहे हो, इतना ही कष्ट कर रहे हो। चलो, बट यही है कि अब मुझसे सीख रहे हो तो हो सकता है मैं कुछ चीजें और आपके लिए सिंप्लीफाई कर दूं। तो हम यहां पर अब क्या करेंगे, फटाफट से हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे -9.1 इंटू, देखो ये 91 नहीं है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखनी है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 का स्क्वायर। प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये आपके पास में यहां पर नंबर आएगा। यस, अब इस पूरे को मैं सॉल्व करके रखा हुआ हूं। देखो हम लोग डेरिवेशन फेज में, तो मैं यहां पर कैंसिल करके एक एक की वैल्यू नहीं निकालूंगा। नाउ आई नो द वैल्यू, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, और वो ये है कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ई एन बराबर माइनस का 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल।
जूल में यदि आंसर पूछा है तो भैया ये आपका रिजल्ट निकल के आएगा। कई लोग बोलेंगे सर हमारे को केमिस्ट्री में तो कुछ और सिखाया था, तो मैं वही निकाल देता हूं। केमिस्ट्री में आपको सिखाया होगा En बराबर माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लीजिए, यदि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं, यहां पर इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लीजिए ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल हैं या नहीं है, बस वही चल रहा है, कुछ नहीं करा रहा हूं, कुछ डरा नहीं रहा हूं, डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें। भैया देखो कितनी बार मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, सोचिए ना कितना आसान है ये, है या नहीं है आसान, बोलो। अरे है यार, डरो मत, बस अपने आप को कॉन्फिडेंस दो, अपने आप को सहारा, अपने आप को ये दो, क्या बोलते हैं उसको, सांत्वना दो कि नहीं तू डर मत, आसान है, डर मत, आसान है, ठीक है, अपने आप होगा। केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा गया, ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों का। बस यही है कि मैं, हो सकता है मैं थोड़ा नंबर से खेल रहा हूं, तो नंबर से खेलते खेलते कुछ और सिंप्लीफाइड चीजें आपके सामने आ जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक आधा पॉइंट डिफिकल्ट भी निकल जाए, ऐसा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? केमिस्ट्री में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर आता है, उसके अंदर में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, यस और नो। तो इसलिए अपने दिल को तसल्ली दीजिए, दिल को बोलो भैया मैंने पढ़ लिया है, क्यों मैं डर रहा हूं, पढ़ लिया है, दूसरी बार रिवीजन चल रहा है मेरा, यस ओके। चलो तो यहां पर आपने En निकाल लिया है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी बात आप लोगों ने कर ली है। इसके आगे अब मैं यहां पर बढ़ रहा हूं, अब मैं फिर से एक बार और एनर्जी की इक्वेशन लिखूंगा। देखो बार बार देखो, ये चीजें हैं, ये काम में आएंगी, ये बेसिकली क्वेश्चन ही चल रहे हैं एक तरह से, ठीक है। वो ये है कि मैंने आपसे बोला कि भैया En का फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, तो आपने लिखा माइनस m इंटू ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, एक काम कर रहा हूं मैं मेरी साइड से, मैं क्या काम कर रहा हूं, मैंने सिर्फ इतना किया है, मैंने ऊपर में C इंटू एच से और नीचे भी C इंटू एच से, CH क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है भैया, ये C स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट, H स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने ऊपर और नीचे रख दिया है। कई लोग सोच रहे हैं सर इससे क्या होने वाला है, तो कुछ जो कुछ होगा वो मैं आपके सामने बताता हूं, डरिए मत। मैंने क्या करना है, ये जो नीचे वाला CH है इसको इसके अंदर डाल दीजिए, ऊपर वाले CH को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से माइनस का m e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर C H Q बन जाएगा। देखो बन रहा है क्या, C पहले नहीं था ब्रैकेट के अंदर, अब C आ गया, H स्क्वायर था, H से आया तो HQ हो गया, इंटू CH इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हो गया है। क्या हुआ है या नहीं हुआ है, बिल्कुल हो गया है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर में लिखी हुई टर्मिनोलॉजी है, ये एक बहुत ही जादुई आंकड़े की तरफ आपको लेके जाने वाली है, एक जादुई आंकड़ा। कई लोग बोलेंगे अब जादू होगा क्या, जादू कुछ नहीं होगा। मैं अब यहां पर क्या करूंगा, इसको हम लोग लिखेंगे साथ में। तो देखो ब्रैकेट के अंदर में क्या था, ब्रैकेट के अंदर में था m e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH/Q, ये था क्या, यस यही था। देख लो एक बार और क्रॉस चेक कर लो, m e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH/Q था। तो इसे हम लोग लिखते हैं, इसे बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट, इसे बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। अब यदि ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R से, तो R बराबर आएगा m e टू द पावर 4। तो एक काम करता हूं, ये R हो गया, तो R बराबर आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 का होल क्यूब। इसको आपको करना है सॉल्व, और सॉल्व करके जो R आएगा वो बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा नंबर 1.09 इंटू 10 टू द पावर
7 और इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर इनवर्स, पर मीटर बोलते हैं या मीटर इनवर्स बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? बहुत ही काम का नंबर है ये, आप लोगों को याद होना चाहिए। इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि आपको ये पता होना चाहिए। मैंने देखो यहां पर निकाला है पॉइंट के बाद में 2 प्लेसेस 1.09। कई बुक्स में आपको हो सकता है कि ये ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, कैसे लिखा हुआ मिल जाए, R बराबर 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स लिखा मिल जाए, या हो सकता है कई जगह पे आपको ये 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर की पावर -1 लिखा मिल जाए। ये सारे आंसर करेक्ट हैं। 1.1 देखो 97 को 100 लिख सकता हूं और पॉइंट के बाद की जीरो का मतलब नहीं है, तो 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है। क्लियर है? कई लोग बोलेंगे सर इस बार आपने आवाज थोड़ी सी अजीब सी नहीं निकाली थी। मैं बोलूंगा यस निकल गई, ठीक है कोई बात नहीं। आ जाओ आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एनर्जी के फॉर्मूले को। तो पूरे फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं अब -RCH Z² बाई N²। क्या लिख सकता हूं? माइनस का RCH Z² अपॉन N² लिखा जा सकता है। बेसिकली यदि मैं यूनिट को, यदि मैं बात करता हूं इसको RCH को, तो ओवरऑल RCH को यदि सॉल्व कर लेता हूं तो ये RCH सॉल्व करके 13.6 आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि मैं आंसर निकाल रहा हूं तो ये RCH की वैल्यू है 13.6। ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? यस और नो? यदि हम लोग बोले यहां पर RCH जो है वो है ये 13.6 पूरा का पूरा। ठीक है, इसे हम लोग 1 रिडबर्ग भी बोलते हैं और ये किसके इक्वल है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट RCH। ध्यान दीजिए, नहीं तो पता लगा कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये कैसे हो गया अचानक से, इतना बड़ा नंबर था ये इसमें कैसे कन्वर्ट हो गया? यस, ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि आपने देखो अभी थोड़ी देर पहले देखो क्या देखा था, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, यहीं पे था ना। हाँ देखो ये रहा, यहां पर देखिए En बराबर क्या है? माइनस का 13.6 है। यस, Z² बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर है। मैंने बोला यस, तो यही यहां पर भी मैंने बोला है कि भैया ये जो RCH है वो पूरा का पूरा 13.6 ही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर होना चाहिए बशर्ते। तो RCH की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। क्लियर है? श्योर है? तो देखो हम लोगों ने अभी एनर्जी निकालना सीख लिया है। नाउ वी नो अबाउट द एनर्जी। तो यहां से आगे हमारे पास में आता है बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। बोर्स थर्ड पोस्टुलेट की मैं बात करता हूं, तो क्योंकि क्या है ना, नहीं एक काम करता हूं, पहले एनर्जी लेवल डायग्राम सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कि भैया देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कितनी होती है? कितनी होती है बोलो फटाफट। तो आप लिखोगे सर जी इसमें क्या दिक्कत है, ये तो हमें बाय हार्ट हो गई है अभी। En बराबर माइनस का 13.6 Z² बाई N² होती है। यहां पर Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर नहीं है, एटॉमिक नंबर है, जो कि केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में आता है ना। 1 पे हाइड्रोजन, 2 पे हीलियम, 3 पे लिथियम, 4 पे बेरिलियम, 5 पे बोरॉन, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, 10 पे नियॉन। ऐसे मैं बोलूं तो मैं 30 तक बोल दूंगा, लगे हाथों, छोड़ो आ जाओ। और n का मतलब है वो ऑर्बिट का नंबर जहां पर आपसे बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, हम लोग करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z आएगा 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एनर्जी मेरे पास आ रही है वो En बराबर मैं लिख सकता हूं माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई N²। ठीक है, यस और नो? अब देखो यहां से यदि मैं बात करता हूं तो आप लोगों को एक पॉइंट याद होगा, रदरफोर्ड के मॉडल में ड्रॉबैक्स थे। वो क्या थे कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्यों भैया? देखो हाइड्रोजन के एटम में एक ही अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है कि वो अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर रहा है, जबकि उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक जैसी एक सिंगल लाइट मिलनी चाहिए थी, इतनी सारी क्यों मिल रही हैं? क्या कारण है? उसका आंसर
वो नहीं दे पाया था। तो यहां पर बोर सर आए और बोर ने बताया कि भैया क्या करता है कि हाइड्रोजन के अंदर में, हाइड्रोजन एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल्स में पहुंच जाता है, और जब वहां से वो लौट के आ रहा होता है तो वो एनर्जी को एमिट करता है, और ये जो एनर्जी एमिट हो रही होती है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स हो रही होती है। बात समझ में आ रही है? देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटोन आता है और वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, और अब इस एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर निकला था कि नहीं निकला था? अब एक बात बताओ, जो आने वाला फोटोन है उसने उसको इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी? क्या आपने गिन के देखी है? नहीं, आपको नहीं मालूम कितनी एनर्जी आई है। अब वो कुछ भी रैंडम एनर्जी हो सकती है, और वो एनर्जी को लेकर के वो हायर ऑर्बिट में चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, हायर ऑर्बिट में चला जाता है। आपको एक पॉइंट और याद होना चाहिए यहां पर कि बोर ने उससे रदरफोर्ड जी से पूछा गया था, भैया इलेक्ट्रॉन यहीं क्यों घूमा, यहीं क्यों घूमा, यहीं क्यों घूमा, ये इतनी सारी बीच में जो जगह खाली है यहां पर क्यों नहीं घूमा? तो हमने उसका आंसर दिया था, बोर ने अपना एक सेकंड पोस्टुलेट बनाया और वो बोला था कि इलेक्ट्रॉन उसी जगह चक्कर लगाता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और ये n जो है वो ऑर्बिट के नंबर को यहां से रिप्रेजेंट करने लगता है, या शेल को प्रेजेंट करता है। KLMN शेल होते हैं, 4 शेल, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। फिजिक्स का पॉइंट है नहीं, काम ही नहीं आता है, इसलिए हम लोग बात भी नहीं करते ज्यादा। लेकिन K का मतलब 1, L का मतलब 2, N का मतलब KLMN, तो M का मतलब 3 और N का मतलब 4, ये कैपिटल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये केमिस्ट्री है पूरी, मैं तो सिर्फ फिजिक्स में बता रहा हूं आप लोगों को कि हेल्प मिल जाए थोड़ी सी। हाँ भैया केमिस्ट्री में ही पढ़ा हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है, अपने मन को बार बार बताते चलें कि बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है? ओके ओके ओके। तो क्योंकि देखो अब यहां पर क्या होता है ना, कई लोगों के मन में डाउट होता है, सर हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इतने सारे ऑर्बिट बनाने की जरूरत क्या है? आपको मालूम है ना भैया इलेक्ट्रॉन कौन है? इलेक्ट्रॉन अपनी राह खुद बनाता है। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी एनर्जी मिली तो वो छोड़ता नहीं है, एनर्जी आई, एनर्जी ली, और ये कहीं पर भी घूम सकता है। हेलीकॉप्टर में फ्यूल डालोगे, जितना फ्यूल डालोगे उतनी दूर जाके कहीं पर भी बैठ सकते हो, फ्यूल खत्म, हेलीकॉप्टर धड़ाम से नीचे गिरेगा। यस और नो? वैसे ही इसमें हुआ, इलेक्ट्रॉन को कहीं से तो एनर्जी मिली, उस इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को पकड़ा, अपने पास लिया, और जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी आई, अब देखो क्या होता है, जैसी एनर्जी आती है तो शांत तो बैठा नहीं जाता है, कूदा कादी तो होती है। वही इलेक्ट्रॉन के साथ में भी होता है, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेके क्या करता है, हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है। बात समझ में आई? अब वहां पर वो ठहरता नहीं है, वहां पे कोई उसका परमानेंट घर नहीं है, वो वहां पर रुकता है 10⁻⁸ सेकंड के लिए। बहुत ज्यादा देर तक रुक गया है ना? कितना देर? 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकता है, और वहां से लौट के आता है, और जब ये लौट के आ रहा होता है तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी उसको ये वापस से रिलीज करते हुए आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने जो कपड़े पहने उसमें जेब है नहीं, जेब नहीं है तो उसमें एनर्जी को स्टोर करके नहीं रख सकता। एनर्जी क्या है? एक तरह से पैसा है, ये मान के चलो। क्या है? एक तरह से पैसा है, ऐसा मान के चलो। उसको पैसा मिला, पैसा मिलते ही फुदकने लग गया, फुदकने लगा तो वो पैसा लेके पहुंच गया वहां पर, और क्या करेगा, ये इतना लेके पहुंचा है, वापस आते आते सारा खर्च करके ही आना पड़ेगा, क्योंकि पैसा रखने के लिए जेब तो बनाई ही नहीं है। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। ठीक है? अब इसके आगे कई लोग कहीं और मुद्दे पे निकल गए होंगे, है ना? मैं जानता हूं, पर मैं बोलूंगा नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लो। आपको लगता होगा सर बीच में एक आध बार तो गाना बोल ही देंगे, बिल्कुल नहीं आएगा गाना। हाँ, वर्ड्स आएंगे, शब्द आएंगे, क्योंकि देखो आप सुन रहे होंगे मेरे को काफी बेसुरा गाता हूं मैं भाई, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बोलता, कोशिश नहीं करना। क्यों अपनी हंसाई करके लेने का, है ना? हंसोगे बेमतलब का, अरे बाप रे सर की आवाज इतनी बुरी है, तो इसलिए बोलो ही मत भाई। अच्छा मैं कहां पे था, मैं भूल गया तब तक इतनी देर में। ओके ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन की कहानी, वो KLMN सारी चीजें कर ली। बोर का थर्ड पोस्टुलेट, अब देखो नाउ यू डोंट से कि सर बोर का थर्ड पोस्टुलेट लिखवा दो, नहीं बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगा। बोर का थर्ड पोस्टुलेट क्या है? वही वो एनर्जी के डिफरेंस को ही बता रहा है, और वो जो एनर्जी आती है वो एनर्जी इसी के समकक्ष चलती हुई चलेगी, और ये जो एनर्जी है वो कितनी, -13.6 Z²/n² के हिसाब से ही चलेगी। बस हम लोगों का क्या लेना है, वो डिफरेंस लेना है, तो वो मैं बताऊंगा पहले। ठीक है? अच्छा एक और बात जो मेरे मन में थी वो ये थी कि कई लोग बोलेंगे कि सर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ऐसा ऊपर नीचे जा सकता है क्या? यस जा सकता है। तो हम लोगों ने बात किया कि भैया फॉर फर्स्ट ऑर्बिट
तो आप लिखोगे E1 और E1 आएगी माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, मतलब माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, मतलब आंसर आया माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सवाल है। बोलो एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी निकालो, ये सवाल है। तो ये आएगा E2 बराबर का माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, 3.4 माइनस, भूलना मत है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो अगले पे बात करते हैं, फॉर थर्ड ऑर्बिट। अरे थर्ड ऑर्बिट का मतलब है E3 और E3 आएगा माइनस का 13.6 अपॉन 3 स्क्वायर, मतलब 9 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको क्या लग रहा है मैं डिवाइड करके देख रहा हूं? बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर रहा हूं, ये डेटा याद होना चाहिए आपको भी। अरे तेरी सर इतना डेटा याद करना है? यस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो जितना मैक्सिमम डेटा हो सकता है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सवाल सॉल्व करने में समय वेस्ट नहीं करना है। कई बार हो सकता है डायरेक्ट, देखो ये आपकी किस्मत पे निर्भर करता है अभी कि आपकी किस्मत कैसी है। ठीक है, चलो अगला और निकाल लेते हैं। एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट फटाफट E4 आएगा आपके पास में माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का मतलब 4 चौक 16, ये है 13 माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना तो आपको 4 तक तो याद होने ही चाहिए। मैं पांचवा लिख देता हूं, फिफ्थ ऑर्बिट, पांचवा मुझे भी याद नहीं है कितना है, लेकिन मैं निकाल लेता हूं क्योंकि देखो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर मतलब 25, तो माइनस का 0 तो पॉइंट लग ही गया। 136 25 25 25 पंजे 125, 125 बचे कितने 11, 110, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला भी मैंने लिख दिया है। एक और निकाल लो, छठवां वाला, जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन फिर भी हो तो क्या दिक्कत है। तो आप लिखोगे E6। कई लोग बोलेंगे सर एक और करते हुए तो बहुत सारे लिखवा दिए। 6 का स्क्वायर मतलब आएगा 36, माइनस पहले लगेगा 0.136 हो जाएगा। ऊपर 136 है, नीचे 36 है, 36 दूना 72, 36 दिया कितना 90, 108, 36 दिया 108, 36 चौका 144, तो 3 बार ही जाएगा, 3 बार 108 गया, 108, 108, 18, 28, 28 और 8 मतलब 28 बच गया। 280, 280 में डिवाइड करो, 36 दूना 72 दूना 144, 288, 288 8 बार जा रहा है, मतलब ये जाएगा 7 बार। कई लोगों को तो हवा भी नहीं लगी, क्या हो गया भैया। 36 का टेबल आप लोगों को मैंने बोला था कि आने चाहिए 40-50 तक पहाड़े। 36, 72, 108, 144, सही कह रहा ना। और 144 कितनी बार आया 4 बार, 144 इंग्लिश मीडियम। 36 4 जा 144, 144 को डबल किया तो वो आता है 288, मेरा 280 है, तो 8 बार तो डिवाइड नहीं कर सकता, 7 बार करूंगा, 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार क्रॉस चेक जरूर मार लेना भैया फिर भी, क्यों? क्योंकि मेरे पास में यहां पे कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेरा बन के आया है यहां से हमारे पास में आता है, इसे कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। अब देखो ये डायग्राम 2 बार आएगा, अभी तो मैं आज पढ़ा ही रहा हूं इसमें, लेकिन अभी बोर के थर्ड पोस्टुलेट का और अभी चीरफाड़ करना बाकी है, और अभी चीरफाड़ करना बाकी है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि ये जो मैंने ऑर्बिट निकाल रहा हूं ना, देखो ये बोल रहा हूं, ये कहलाती हैं इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स। क्या कहलाती हैं? स्टेट। फर्स्ट, पेन बदलता हूं पहले तो यार ये, हाँ, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट। कौन सा मतलब होता है? ग्राउंड स्टेट। ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट का मतलब होता है, या तो आप बोलो उसे सेकेंड स्टेट, या इसे बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसका मतलब है वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। ठीक है। फॉर, उसके आगे लिखा है फॉर सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉन है सेकेंड स्टेट में या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अभी मैं आपको सिखाऊंगा एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है। समय सीमा हमें परमिशन नहीं दे रही है, अलाउ नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, आगे सीखेंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए। अभी बेसिक तो पकड़ लो कि ग्राउंड स्टेट का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में। अब देखो सवाल ऐसे बनता है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, तो आंसर आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने सवाल पूछा व्हाट इज द एनर्जी ऑफ
इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सेकंड स्टेट, तो आंसर आएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपसे सवाल पूछा व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, आंसर आएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रटा रटाया आंसर आपके पास में होना चाहिए। मैंने पूछा व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स थर्ड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम, आंसर आएगा माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपसे सवाल पूछा व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो आंसर आएगा माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपसे सवाल पूछा व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, तो आंसर आएगा माइनस का 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबने ये गलत बोला था, सबने आंसर दिया था माइनस का 0.85, क्योंकि सबको लग रहा था सर सीरियल में चल रहे, तो E3 के बाद में E4 वाला सवाल पूछेंगे, लेकिन मैंने उठा के सीधा पूछ लिया फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, जिसका आंसर हमने निकाला था माइनस का 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओहो, गलती हुई, लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो मानेंगे नहीं गलती हुई थी, सही बोलेंगे सर हमने सही बोला था, हमने ध्यान से सुना था। बेटा ये सबके साथ होता है। आपको क्या लगा यदि आप फिजिकली मेरे सामने बैठे होते तो मैं भी ऐसे ही करता, सब लोग है ना मुंह पे यही उत्तर देते माइनस 0.85, और मुझे मालूम था ये होता है। अनुभव, ये अनुभव से आता है। यहां तक क्लियर है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे डायग्राम। तो देखो ये जो डायग्राम बनता है वो क्या होता है, एक बात बताओ। ओहो, पहले मैं पूछ लूं, एक और सवाल पूछ लेता हूं। एक बात बताओ, इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर है? यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, कौन से में है? तो आंसर है 6 में सबसे ज्यादा है, क्योंकि माइनस में ये नंबर छोटा है और ये माइनस में सबसे बड़ा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, तो इसके लिए लोएस्ट सबसे नीचे बनाई जाती है, तो ये है आपका, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसे मैंने बना दिए। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब होमवर्क क्या है मैं बता देता हूं। ये है माइनस का 13.6, ये है माइनस का 3.4, ये है माइनस का 1.51, ये है माइनस का 0.85, ये है माइनस का 0. कितना था 85 के बाद वाला 54, और उसके बाद में एक और लाइन बनेगी वो है माइनस का 0.37। आपका होमवर्क सुन लीजिए, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, रंगीन नहीं बनाया, अभी बनाऊंगा रंगीन। इनका डिफरेंस, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस। सारी वैल्यू होमवर्क में कैलकुलेट करके रखनी है बेटा, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। मुझे मालूम है बहुत से कंजूस लोग भी हैं यहां पर, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। जो एरो दिख रहे हैं ना, मतलब कुल मिला के सबका सबके साथ डिफरेंस आपको बैठ के कैलकुलेट करना है। आधा घंटा लगेगा, पौन घंटा लगेगा, जो भी लगेगा। सब्ट्रैक्शन आपको आता है कि नहीं आता भैया? सब्ट्रैक्शन का मतलब है घटाना। 9 - 4 मतलब आंसर आया 5। ऐसे यहां पर आपको इनमें से एक दूसरे को सब्ट्रैक्शन करके आंसर निकालने हैं। जैसे 3.4 और 13.6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर आएगा 10.2 वोल्ट, सॉरी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं भी क्या बोल रहा हूं, वोल्ट बोल गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इनकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये आपको मालूम है। नहीं तो कई लोग बोलेंगे अचानक से सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां से आ गया? भैया पिछले पन्ने पे पढ़ा था, देखो सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आंसर में ऐसा थोड़ी होता है 3 बनाना -1 बनाना कितना आएगा? 2 बनाना। क्लियर है? 3 बनाना -1 बनाना इक्वल टू 2 बनाना। यस। 5 मैंगोज -2 मैंगोज कितना? 3 मैंगोज की 3 मैंगोज। 5 आम में से 2 आम खा लिए, कितने आम बचे? 3 आम बचे कि 3 बचे? 3 आम बचे। और डिफरेंस समझ में आ रही है? आ तो रहा होगा भैया, आ रहा है ना? सही है। एनर्जी खर्च कर रहा हूं मैं, अकेले नहीं सीख रहा हूं ना। ऐसा नहीं हो रहा मैं अकेले बैठे बैठे सीखे जा रहा हूं। सीखते चलो सीखते चलो, अकेला तो नहीं सीख रहा हूं, आप लोग साथ में सीख रहे हैं। श्योर है? बात को लॉक कर दिया जाए। ओके, तो मैंने आपकी इस बात को लॉक कर लिया। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, सबके फॉर्मूले सीखे, बहुत सारी वैल्यूज निकाली, ये सारी चीजें सीखी। ठीक है, और ये सब आपको निकालना है। होमवर्क जो आपको दिया है वो तैयार होना चाहिए आपके पास में, क्योंकि अगले वाले लेक्चर में आपके पास में ये डेटा काम आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जब मैं बोलूं, क्योंकि देखो मुझे रटा रटाया डेटा हो सकता है याद भी हो, कई जगह पे कई सारे नंबर्स मुझे याद भी होंगे। तो यदि मैंने बोला कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया और ये आंसर आया, तो आपका मुंह ऐसा नहीं होना चाहिए ये कहां से आया हो। ठीक है, सो बी रेडी। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के
दरमियान। सो तब तक के लिए